अच्छा देखें, आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट। अब आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है कि वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है। आप लोग मोबाइल पे या कंप्यूटर पे फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, वो बेसिकली क्या चीज़ है, एक वेबसाइट है। उसी तरह की वेबसाइट आप लोग इस कोर्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, यानी कि दोनों को चीज़ें इसमें शामिल हैं इस कोर्स में। वेब डिज़ाइनिंग से क्या मुराद है कि फ्रंट एंड आप चीज़ जो बनाएंगे, समझ आ गई। जैसे अब ये माइक है, इसकी यानी कि ये डिज़ाइनिंग हुई है, जो इसके अंदर चीज़ें काम कर रही हैं वो फर्ज कर लें कि डेवलपमेंट है इसका। बात समझ आई आप? सेम इसी तरह की कोई भी चीज़ जो ज़ाहिरी चीज़ उसकी नज़र आ रही होती है वो उसकी डिज़ाइन है, जो उसके अंदर चीज़ काम कर रही है वो उसकी डेवलपमेंट। समझ आ गई यहाँ तक? तो ये दोनों चीज़ें जो बैकग्राउंड में काम कर रही है। हाँ जी, तो ये दोनों चीज़ें आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो मेन चीज़ हमने क्या बनानी है, वेबसाइट को, यानी वेबसाइट डिज़ाइन भी करनी है और उसकी डेवलपमेंट भी करनी है। अभी यहाँ पे आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है जिस पे लिखा है व्हाट इज़ द वेबसाइट। यानी आपको ये क्वेश्चन है कि वेबसाइट है क्या चीज़। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल दैट इंक्लूड इमेजेस, वीडियोज़ और अदर डिजिटल एसेट। यानी वेबसाइट एक मुख्तलिफ फ़ाइलों का मजमूआ है जिसके अंदर तस्वीरें हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं और डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट से क्या मुराद है कि जो चीज़ आप ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ऑनलाइन कोई बुक पढ़ते हैं आप, ऑनलाइन आप वीडियो देखते हैं, वो सारे आपके डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं। आगे लिखा है दैट इज होस्टेड ऑन वन और सेवरल वेब सर्वर। होस्टेड से क्या मुराद है कि वो किसी जगह पे मौजूद हैं, रखी गई हैं। आगे लिखा है वेब सर्वर। वेब सर्वर यानी एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर वो फाइलें पड़ी हैं और जिनको आप ओपन करते हैं या एक्सेस करते हैं। यूजुअली एक्सेसएबल वाया द इंटरनेट। और कैसे एक्सेस होती है उनको, इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं, सेल फोन और डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी या तो आप मोबाइल फ़ोन से उनको एक्सेस करते हैं या अपने लैपटॉप से या नॉर्मल कंप्यूटर से ओपन करते हैं। वेबसाइट की डेफिनेशन समझ आ गई आप लोगों को? तो ये वेबसाइट की डेफिनेशन थी। वेबसाइट यानी किसी शख्स के बारे में होती है, किसी इदारे के बारे में होती है और किसी कंपनी के बारे में होते हैं, जिसके ऊपर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है जो आप घर बैठे मालूमात कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना है, तो आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ओपन करनी है, उस कॉलेज की या उस यूनिवर्सिटी की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसका फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे। तो इस तरह से वो वेबसाइट के ऊपर से आपने इन्फॉर्मेशन ली। क्लियर हो गया वेबसाइट? नेक्स्ट स्लाइड है, आपको नज़र आ रहा है स्टैटिक वेबसाइट वर्सेस डायनामिक वेबसाइट। यानी कि दो तरह की वेबसाइट होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक डायनामिक वेबसाइट होती है। सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट से क्या मुराद है कि ऐसी वेबसाइट जिसका डिज़ाइन तब्दील ना होता हो, या जैसी आप बना देंगे वो वैसी ही रहेगी। साल बाद ओपन करें, 10 साल बाद ओपन करें, लेकिन उसका डिज़ाइन चेंज नहीं होगा। और डायनामिक वेबसाइट वो होती है जो अपनी प्रोग्राम के मुताबिक तब्दील होती रहती है। फ़र्ज़ करें ये अभी पंखा लगा हुआ है, ये एक स्टैटिक चीज़ है, बंद पड़ा हुआ है। आप इसका बटन ऑन करेंगे तो ये डायनामिक हो जाएगा, उसकी स्पीड कम स्लो कर सकते हैं आप। वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, उसके अंदर वो एक सिस्टम सेट कर दिया गया है कि उसने किस तरह से स्लो होना है और किस तरह से तेज़ चलना है और कैसे ऑन होना है, कैसे स्टॉप होना है। वो डायनामिक वर्क है। सेम इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी डायनामिक चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। फ़र्ज़ करें फेसबुक की एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक कौन कौन इस्तेमाल करता है? मैं। अच्छा, आप करते हैं। तो फेसबुक में होता क्या है कि सबसे पहले आप एक फॉर्म फिल करते हैं, अकाउंट बनाते हैं उस पर, और आपके वो सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास चली जाती है, उनके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। अब जब आप लॉगिन करते हैं तो आप अपना यूज़र पासवर्ड डालते हैं और आपकी जो पहले इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके साथ यूज़र पासवर्ड मैच होता है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको समझ आई ये बात? जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो ये सारा जो सिस्टम हुआ है, यानी पहले हमने अकाउंट बनाया है, फिर लॉगिन किया अपने अकाउंट को, ये डायनामिकली वर्क कर रहा है।
इसके पीछे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ कि उसने आपकी इंफॉर्मेशन ली है और उस चीज़ों को फिर स्टोर किया है, फिर वो दोबारा से आपका यूज़र पासवर्ड लेके जाता है, मैच करता है। उसके पीछे एक प्रोग्राम लिखा गया है जो कि उसके मुताबिक वो प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अब वो आपके लिए नहीं है, वो जितने भी बंदे यूज़ कर रहे हैं सब के लिए उन्होंने एक ही प्रोग्राम लिखा है। समझ आ गई बात? अब जब आप उस साइट में लॉग इन हो जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपके दोस्तों की पिक्चर शेयर की हुई नज़र आएंगी, आपको वीडियोस नज़र आएंगी, आपको उनके फ़र्ज़ करें किसी पिक्चर पे कमेंट कर रहे हैं, किसी पिक्चर को लाइक कर रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं। ये सारा काम डायनामिक हो रहा है, इसके पीछे एक प्रोग्रामिंग वर्क कर रही है। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर हो गया डायनामिक और स्टैटिक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, यहाँ पे उसके बाद एक चीज़ नज़र आ रही है आपको कि सर्वर है और नीचे यहाँ पे कुछ page.html है। सर्वर ऑलरेडी मैंने बताया कि एक कंप्यूटर होता है जिधर वेबसाइट मौजूद होती है और यहाँ पे पेजेस जो हैं ये सर्वर के ऊपर रखे होते हैं। और स्टैटिक वेबसाइट के जैसे पेज आप बनाएंगे वैसे ही सर्वर पे रहेंगे और वैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वैसे ही साइट ओपन हो जाएगी। अभी मैं एक साइट ओपन करता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक भी और डायनामिक भी, दोनों की एग्जांपल दिखाता हूँ, लेकिन पहले ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। तो स्टैटिक वेबसाइट की फाइलें जैसे ही आप बनाएंगे वो वैसे ही सर्वर पे रहेंगी और वैसे ही वो एक्सेस होंगी, वैसे ही वो ओपन होंगी जैसे आपने उसको डिज़ाइन किया होगा। उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, उसको स्टैटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर प्रोग्रामिंग वर्क कर रही होती है, कोई ना कोई उसके पीछे सिस्टम बनाया होता है जो वर्क कर रहा होता है, इसलिए उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, .NET है, SQL डेटाबेस और HTML। इनको हम जब सर्वर पे रखते हैं तो सर्वर उनको तब्दील करता है HTML के अंदर, पेज के अंदर, और वो हमें शो करता है। ये चीज़ें शो नहीं करता हमें, यानी हमने चीज़ बनाई है .NET में, SQL में, वो सर्वर पे रखी, सर्वर ने ये चीज़ें हमें नहीं आगे शो करनी, उसने सिर्फ पेज में कन्वर्ट करके शो करनी। यानी कि वो प्रोग्रामिंग सर्वर तक ही रहती है, हमारे सिस्टम में नहीं आती प्रोग्रामिंग। हमारे सिस्टम में वो सिर्फ फ्रंट एंड दिखाता है या उसका डिज़ाइन दिखाता है जिसको हम देख के काम कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये अभी हमने डायनामिक की एग्जांपल देखी। यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया जिसके अंदर दोनों वेबसाइट का फ्लो सिस्टम दिखाया गया है। फ्लो प्रोसेस इसको बोलते हैं। पहले मैं स्टैटिक का समझाने लगा हूँ। देखें यहाँ पे, ये फर्ज करें आपका कंप्यूटर है, आपने इधर एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे स्टैटिक वेबसाइट ओपन कर दें। बात समझ आई? यानी आपने यहाँ पे कंप्यूटर को कहा है कि मुझे स्टैटिक वेबसाइट ओपन करनी है। रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, यानी जिधर उसकी फाइलें पड़ी थी, सर्वर ने वो फाइलें उठाई, ये फर्ज करें वो फाइलें थी, और सेम एज इट इज आपको शो कर दी। लेकिन अगर आपने किसी डायनामिक वेबसाइट की रिक्वेस्ट की है, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट दी इधर सर्वर को, सर्वर ने वो .NET में थी या SQL में थी, उसको लेके प्रोसेसिंग की या रिस्पॉन्स किया उसके अगेंस्ट, यानी उसको तब्दील किया HTML CSS में, और वो सिस्टम हमारे पे ओपन हो गई। यानी कि ये प्रोसेस इस तरह से आ रहा है कि इधर से आप होता हुआ फिर ये इस तरह से, और स्टैटिक का एक सीधा प्रोसेस है। समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट चलें। आगे आता है जी सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, या बैक एंड या फ्रंट एंड। सर्वर अभी आपने मुख्तलिफ, मैंने 2-3 दफ़ा कहा, सर्वर एक सिस्टम है जहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्क करती है, और क्लाइंट हमारे सिस्टम को बोलते हैं। फर्ज करें ये जो हमारा सिस्टम, ये क्लाइंट सिस्टम है। जो बैक पे सिस्टम, जिस फाइल को हम एक्सेस कर रहे हैं वो सर्वर से आ रही है, उसको हम सर्वर साइड बोलेंगे, और ये हमारे सिस्टम को क्लाइंट साइड बोलेंगे। समझ आ गई बात की? यानी कि जिधर से वेबसाइट ओपन होके आपके पास आती है वो सर्वर साइड कहलाती है। अब आप उसको ओपन करें तो आप क्लाइंट साइड है। ठीक हो गया जी? उसके बाद बैक एंड है और फ्रंट एंड है। फर्ज करें कि यहाँ पे हम फेसबुक की साइट ओपन करें या कोई भी वेबसाइट ओपन करें, उसका आप फ्रंट एंड देख रहे होते हैं, उसका बैक एंड नहीं देख रहे आप। बैक एंड उसका पीछे ही वर्क कर रहा है सर्वर पे, यानी आप उसकी कोडिंग को नहीं समझ सकते, कोडिंग को देख नहीं सकते, या कि किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, तो उसको हम बैक एंड बोलेंगे। और फ्रंट एंड जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। क्लियर हो गया जी? यहाँ पे फिर दोबारा से बताया गया एक क्लाइंट साइड का और फ्रंट एंड के बारे में और बैक एंड के बारे में। ये आपका बैक एंड है और ये आपकी क्लाइंट साइड है।
इसमें .NET है, .ASP है, SQL है, .PHP है, और सर्वर, ये सर्वर साइड है, इसको हम बैकएंड बोलते हैं। और ये ब्राउज़र यानी आपका जो फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोर हो सकता है, या ये आपके सिस्टम में ये चीज़ें चलती हैं, ये सर्वर पे चलती हैं, इसको हम बैकएंड बोलेंगे और इसको फ्रंट एंड बोलेंगे। इसको हम सर्वर साइड बोलेंगे, इसको क्लाइंट साइड बोलेंगे। दो चीज़ें हैं, क्लाइंट साइड और फ्रंट एंड, यानी आपकी साइड को क्लाइंट साइड और फ्रंट एंड बोलते हैं, और बैक एंड इसको बैक एंड और सर्वर साइड। क्लियर हो गया ये भी? उसके बाद आता है जो चीज़ें आप सबसे पहले सीखेंगे, उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बेसिक सबसे ये 3 लैंग्वेज हैं जो आप सीखेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट चलते हैं 3 लेयर्स ऑफ वेब डिज़ाइन, यानी कि 3 लेयर हैं वेब डिज़ाइन की। स्ट्रक्चर 2 मिनट अजान हो जाए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, अब आपको ना 3 लिखा हुआ है 3 लेयर ऑफ वेब डिज़ाइन, यानी वेबसाइट की 3 लेयर्स होती हैं, स्ट्रक्चर, स्टाइल, बिहेवियर। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग का एक डिज़ाइन दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेज बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, यानी कि ढांचा एक है बिल्डिंग का। इस चीज़ को हम बोलेंगे HTML, यानी कि HTML से आप वेबसाइट का ढांचा बनाएंगे, यानी इस तरह की उल्टी भुल्टी लकीरें बना देंगे या कुछ भी इस तरह का डिज़ाइन, उसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे, यानी बेसिक स्ट्रक्चर आप HTML के थ्रू बनाएंगे। अब नीचे नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। नेक्स्ट लेयर में क्या है कि बिल्डिंग देखें, इसके ऊपर शीशे लगा दिए गए हैं, कलरिंग कर दिया गया है, इसका डिज़ाइन खूबसूरत बना दिया गया है। ये किससे होगा? ये CSS से होगा, यहाँ पे ये बताया भी गया है। यानी CSS के थ्रू हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके अंदर कलर लगाएंगे, उसके अंदर साइज फिल करेंगे, ये सारा काम हम CSS के थ्रू करेंगे। उसके बाद आता है बिहेवियर। जैसे बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसके अंदर बिजली चल रही होती है, उसके अंदर टेलीफोन की वायरिंग हो रही होती है, उसके अंदर केबल सिस्टम है, उसके अंदर लिफ्ट वगैरह का सिस्टम है, ये सारा सिस्टम बिहेवियर कहलाता है। सेम इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ों को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट से हम कंट्रोल करें। समझ आ गई लेयर्स की? यानी कि जैसे बिल्डिंग की 3 लेयर्स हैं, सेम इसी तरह वेबसाइट की भी 3 लेयर्स हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिज़ाइनिंग और उसका बिहेवियर। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी हम स्टार्ट करने लगे HTML। तो यहाँ पे लिखा है HTML इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज, यानी HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को डिस्क्राइब करती है, यानी उसके बारे में बताती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML से क्या बनता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको पता होना चाहिए। H स्टैंड फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। उसके बाद है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप से क्या मुराद है कि आप HTML के थ्रू वेबसाइट में कौन सी चीज़ किधर लगाना चाहते हैं। यानी कि फर्ज करें कि अब ये मेरे पास सामने टेबल पड़ा है, ये मैंने इधर माइक रखा हुआ है, इधर कंप्यूटर रखा है, यहाँ पे ये बैटरी पड़ी है, सेम ये चीज़ें आप HTML के थ्रू वेबसाइट में लगाएंगे। यानी इनकी पोजीशनिंग करना, कौन सी चीज़ किधर आनी है, किसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, किससे पहले कौन सी चीज़ आएगी, वो हम HTML में करेंगे। अब मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, यानी कि मार्कअप लैंग्वेज होती है या HTML लैंग्वेज होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मार्कअप के टैग का सेट है। मार्कअप टैग, टैग से क्या मतलब है? टैग बेसिकली कमांड को बोलते हैं। कंप्यूटर में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कमांड, यानी कि कंप्यूटर में ये कमांड अप्लाई करो तो इससे ये चीज़ हो जाएगी। तो लेकिन HTML के अंदर कमांड नहीं होता, HTML के अंदर टैग लफ्ज़ बोला जाता है। यानी मैं कहूँगा कि ये तस्वीर लगानी है तो इसका टैग लगा लो, मैं कहूँगा कि इसमें राइटिंग करनी है तो इसका टैग लगा लो। यानी कि कमांड लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, टैग लफ्ज़ बोलेंगे। समझ आ गई बात? उसके बाद टैग डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट कंटेंट, यानी टैग जो है वो बताते हैं कि डॉक्यूमेंट में कौन सा कंटेंट लगाना है, तस्वीर लगानी है, राइटिंग लगानी है, वीडियो लगानी है, कुछ भी चीज़ है। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट, यानी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर HTML के टैग्स होंगे और प्लेन टेक्स्ट होगा।
HTML डॉक्यूमेंट आर आल्सो कॉल्ड वेब पेजेस, और HTML की जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको हम वेब पेजेस भी बोलते हैं। समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे आ रहा है HTML टैग के बारे में। अब यहाँ पे जो टैग होंगे वो आपके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। ये आपको नजर आ रही है एंगल ब्रैकेट्स, इसके अंदर ये राइटिंग है और ये दोबारा से टैग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है। ये इसको हम स्टार टैग बोलते हैं और इसको क्लोज टैग बोलते हैं, या इसको ओपनिंग टैग और इसको क्लोजिंग टैग। समझ आ गई? और देखें यहाँ पे टैग नेम है, सेम टैग नेम है, लेकिन इसके अंदर ये बैक स्लैश का इजाफा हुआ है। अब ये एक लाइव एग्जांपल दी गई है। H1 का टैग हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसको स्टार्ट किया जा रहा है और इधर इसको क्लोज किया जा रहा है, यानी कि सेम यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है और इधर क्लोजिंग में, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें एक स्लैश का फर्क है। सेम आगे ये P टैग है, इसको यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है और इसको क्लोज किया जा रहा है, इसमें भी स्लैश का इजाफा है। समझ आई है टैग? आगे इस लाइन में कहा जा रहा है HTML टैग आर कीवर्ड टैग नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट लाइक दिस। यानी HTML का जो टैग है, कीवर्ड का मतलब होता है कोई खास लफ्ज, जैसे कमांड को हम कीवर्ड कह सकते हैं। कीवर्ड बेसिकली कमांड को भी बोलते हैं। यानी HTML के अंदर जो कीवर्ड्स हैं या जो टैग नेम है वो आपके एंगल ब्रैकेट्स में होंगे। समझ आ गई बात की? अच्छा देखिए यहाँ पे HTML की ये लाइन थी कि HTML जो टैग हैं उनको कीवर्ड भी बोलते हैं या टैग नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स लाइक दिस। HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक P एंड बैक स्लैश। यानी कि पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े। यानी कि टैग जो होते हैं वो जोड़ों की सूरत में आएंगे, एक क्लोजिंग होगा और एक ओपनिंग होगा, या एक फर्स्ट टैग होगा और एक एंड टैग होगा। The tag in the pair is the start tag and the second tag is the end tag। यानी कि जो पेयर के अंदर पहला टैग होगा उसको स्टार टैग बोलेंगे, जो सेकंड वाला होगा उसको एंड टैग बोलेंगे। जैसे ये वाला स्टार टैग है और ये वाला एंड टैग है। The end tag is written like the star tag, यानी कि जो एंड वाला टैग है वो सेम इस तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन with the slash before the tag name। Start and end tag are also called opening tag and closing tag। यानी इसको हम opening tag भी बोल सकते हैं और इसको closing tag भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। उसके बाद आते हैं जी बेसिक HTML का पेज स्ट्रक्चर। यानी जब भी हम कोई HTML की फाइल बनाएंगे हमने इस तरह का पहले स्ट्रक्चर बनाना है। HTML का टैग सबसे स्टार्ट में आएगा और सबसे लास्ट में इसको बंद किया जाएगा। यानी ये इसकी ओपनिंग हो रही है, ये इसकी क्लोजिंग। इसी तरह हेड है और ये हेड क्लोज हो रहा है। हेड के अंदर टाइटल है और टाइटल में ये लफ्ज डालेंगे और ये टाइटल क्लोज हो रहा है। बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है। देखें यहाँ पे ये जो HTML का टैग है और इसके अंदर हेड का टैग है, यानी HTML के बाद है। इस टैग को हम पेरेंट टैग बोलेंगे और इस टैग को हम चाइल्ड टैग बोलेंगे। पेरेंट और चाइल्ड, यानी कि जो बाहर टैग होगा उसको पेरेंट बोलेंगे और जो अंदर होगा उसको चाइल्ड। अब ये जो टाइटल है ये हेड के अंदर है, तो हेड जो है ये पेरेंट है, टाइटल जो है वो चाइल्ड है। लेकिन HTML को अगर देखें तो ये पेरेंट है, हेड चाइल्ड है। अब ये बॉडी जो है ये किसके अंदर आ रहा है? बॉडी किसके अंदर आ रहा है? HTML के अंदर। यानी कि हेड देखें यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्लोज हो गया, लेकिन HTML जो अभी स्टार्ट हुआ है ये इधर क्लोज हो रहा है। इसकी बॉडी जो है HTML के अंदर। अब बॉडी चाइल्ड है और HTML पेरेंट। समझ आ गई? तो इस तरह से ये एक पेज स्ट्रक्चर बनाए गए और इसको फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। अब लिखा हुआ है व्हाट इज HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? किसे पता है? एट्रीब्यूट का मतलब, एट्रीब्यूट का मतलब होता है खसूसियत। किसी चीज के बारे में उसकी खसूसियत को बयान करना। लिखा है व्हाट इज HTML एट्रीब्यूट, यानी HTML के एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब जो यहाँ पे लिया जा रहा है उसका मतलब है खसूसियत या इजाफी इंफॉर्मेशन।
फर्ज करें आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने मार्केट से फ्रिज खरीदना है। आप जाते हैं शॉपकीपर को बोलते हैं कि मुझे वाइट कलर का डॉलर्स का फ्रिज चाहिए। अब आपने उसकी दो खसूसियत बताई हैं। क्या चीज़? एक उसकी कंपनी बताई है, एक उसका कलर बताया है। यानी आपने उसके दो एट्रीब्यूट का नाम लिया है कि मुझे डॉलर्स चाहिए और वाइट चाहिए। तो वो उसके दोनों एट्रीब्यूट थे। एक कंपनी उसका एट्रीब्यूट था और एक कलर उसका एट्रीब्यूट था। आगे एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं। जैसे कंपनी आपने डॉलर्स ली है, डॉलर्स की जगह कोई और भी हो सकता था, पेल हो सकता था, वेव्स हो सकता था, जो भी होते हैं। अब वो जो वैल्यूज हैं उसमें डॉलर्स आ गया, पेल आ गया, लेकिन कंपनी जो है वो एट्रीब्यूट है और कंपनी के आगे डिफरेंट वैल्यूज हैं। सेम जैसे कलर वाइट था, इसी तरह कलर रेड हो सकता था, ब्लू हो सकता था, ग्रे हो सकता था, सिल्वर हो सकता था। तो ये एट्रीब्यूट की आगे वैल्यूज होती हैं। जैसे मार्केट में आपने पेंसिल खरीदनी है तो आप कहते हैं कि मुझे ब्लू कलर की पियानो कंपनी की पेंसिल दे दें। यानी कि आपने पियानो का नाम लिया और ब्लू का नाम लिया। तो आपने उसके एक कंपनी बताई और दूसरा उसका कलर बताया। कंपनी और कलर क्या चीजें? एट्रीब्यूट है। पियानो और जो ब्लू है वो वैल्यू है। बात समझ आ गई? HTML टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी HTML के जो टैग होंगे उनके अंदर एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, यानी HTML के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एट्रीब्यूट की HTML की इजाफी इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग, यानी कि एट्रीब्यूट को कहाँ पे आपने बताना है? स्टार्ट वाले टैग में, जो फर्स्ट टैग होता है। एंड वाले टैग में कभी भी एट्रीब्यूट नहीं बताया जाता। एट्रीब्यूट कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम इक्वल वैल्यू, यानी जो एट्रीब्यूट होते हैं वो भी जोड़े में आएंगे। एक उसका यानी कि नाम देना होता है और दूसरी आपने उसकी वैल्यू देनी होती है। जैसे यहाँ पे एक बॉडी का टैग दिखाया गया। बॉडी के टैग के अंदर अब ये जो बीजी कलर है, ये बीजी कलर ये एट्रीब्यूट है। ये टेक्स्ट जो है ये एट्रीब्यूट है। ये आगे वैल्यू दी गई है ब्लैक और येलो, यानी कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, टेक्स्ट का कलर येलो हो जाए। अब यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, रेड कर लूँ, ग्रीन कर लूँ, ब्लू कर लूँ, तो ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। लेकिन एट्रीब्यूट का नाम सेम ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें ना तो स्पेलिंग गलत लिखना है, ना ही आपने यानी कि इसमें कोई तब्दीली करनी है। अगर यहाँ पे मैं कोई और डाल दूँ, इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक कर दूँ, तब भी ये वर्क नहीं करेगा। समझ आ गई? यहाँ पे एक माउस की एग्जांपल दी गई है। अब ये देखें, माउस का टैग है, उसके स्टार्ट वाले टैग में कलर इक्वल रेड, ये उसका कलर एट्रीब्यूट है, वैल्यू उसकी रेड है। कंपनी एट्रीब्यूट है, सोनी उसका वैल्यू है। सोनी की जगह पे हम HP लिख सकते हैं, कलर इसका ब्लू कर सकते हैं, कलर ब्लैक कर सकते हैं। समझ आ गई? उसके बाद लास्ट स्लाइड है HTML और HTML एक्सटेंशन। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लगती है। फर्ज करें आप इंटरनेट की फाइल ओपन करें, उसकी एक्सटेंशन .html है। अगर आप वर्ड की फाइल ओपन करें, उसकी एक्सटेंशन जो है .doc है। आप एक्सेल की फाइल ओपन करें, उसकी .xls है। यानी कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी जो फाइल बनती है, उन फाइलों के नाम के साथ उसकी एक्सटेंशन लगती है। ये भी अभी मैं दिखा देता हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया, आपने जो वेबसाइट की फाइल बनानी है या नोटपैड HTML की फाइल बनानी है, उसके साथ वी यूज .htm इन ओवर एग्जाम्पल, या फिर आप इसको .html भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो फाइल हम बनाएंगे उसके साथ आपने उसकी एक्सटेंशन भी बतानी है। तो ये इंट्रोडक्शन था। तो उम्मीद है समझ आई होगी आप लोगों को। अभी मैं आपको एक पहले स्टैटिक वेबसाइट बताता हूँ और एक डायनामिक वेबसाइट बताता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट देखिए, मैंने पहले जैसे बताया कि वो जैसा डिज़ाइन होगा वो साल बाद भी वैसा ही डिज़ाइन रहेगा। तो एक मैंने कुछ अर्सा पहले वेबसाइट बनाई थी, दुबई कंपनी की थी, डेजर्ट रॉक टूर के नाम से। तो ये आपको मैं शो करवाता हूँ।
और ऑलरेडी दूसरी एग्जांपल आपको मालूम है फेसबुक की, आप लोग यूज़ करते होंगे, नहीं करते तब भी। तो नेट मेरे ख्याल से नहीं चल रहा। बहरहाल ये डेजर्ट रॉक टूर एक वेबसाइट है जो कि स्टैटिक डिज़ाइन हुआ है, यानी उसके अंदर ना तो हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ना वो चेंजिंग हुई नज़र आएगी हमें, यानी कुछ भी प्रॉपर चीज़ें जैसा स्टाइल आज देखेंगे साल बाद भी उसी तरह के डिज़ाइन। साइट ओपन हो गई, देखें अब इसमें यहाँ पे ये फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हैं, ये ऊपर हेडिंग दी गई हैं, ये पिक्चर्स वगैरह लगाई गई हैं, ये हेडिंग और पिक्चर्स हैं। ये साल बाद भी ओपन करें तो ऐसा ही डिज़ाइन रहेगा। लेकिन जो डायनामिक वेबसाइट होती है उसके पीछे प्रोग्रामिंग वर्क कर रही होती है और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज हो रही होती है। क्लियर होगी? स्टैटिक और डायनामिक फिर कभी आपको दिखाएंगे, फिलहाल फेसबुक नहीं ओपन करना चाह रहा। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक फाइल है, इसके साथ नाम लिखा है cart.png। अब ये जो .png है ये इसकी एक्सटेंशन है, समझ आ गई बात? ये एक फाइल है वीडियो की, इसके नाम है checkthis.wmv। wmv क्या है? ये इसकी एक्सटेंशन है। ये एक फाइल है, इसका नाम है contactusform.txt, यानी कि नाम के बाद जो डॉट आएगा, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन .txt उसकी एक्सटेंशन है। यानी कि जो नाम के साथ डॉट आ रहा है, नाम डॉट से पहले पहले फाइल का नाम है और डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन है। समझ आ गई? अब हम स्टार्ट कर लेंगे अगेन HTML को। HTML को आपने करना है नोटपैड के अंदर। नोटपैड हर कंप्यूटर के अंदर होता है, इसको अलहदा से इंस्टॉल नहीं करते, और विंडो का सॉफ्टवेयर है, और इसकी जो फाइल बनती है वो txt फाइल होती है। ये अब नोटपैड की फाइल पड़ी हुई है, password.txt। अगर मैं अभी इसमें फाइल बना के ये फाइल लिखा है मैंने, फाइल में जाके इसको सेव करूंगा और यहाँ पे मैंने नाम दिया, सेव कर दिया इसको, ये देखिए ये फाइल बनी .txt खुद ब खुद आ गया इसके साथ। तो HTML जब हम फाइल बनाएंगे तो उसके साथ .html लिखना पड़ेगा, वो खुद ब खुद नहीं है, उसकी एक्सटेंशन बनेगी। अब यहाँ पे मैं एक कोडिंग करता हूँ HTML की, थोड़ी सी करूँगा, ज़्यादा नहीं करते। ये एंगल ब्रैकेट शिफ्ट का बटन दबा के इससे आपने ऑन करनी है, ये स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे मैं HTML लिखूंगा, फिर शिफ्ट का बटन दबा के ये क्लोज कर दिया, फिर एंटर करेंगे, नीचे आ गए। फिर मैंने हेड, ये इसके साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। हेड के अंदर टाइटल, माई साइट, टाइटल क्लोज, ये मैंने ओपन कर दिया, ये क्लोज कर दिया, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में। अब हेड को क्लोज करूंगा, ये स्लैश डाला और हेड लिखा और ये क्लोज कर दिया। फिर हेड के बाद बॉडी स्टार्ट की, बॉडी को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे HTML को क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने पेज का स्ट्रक्चर टाइप किया। ये चीज़ आपको ज़बानी आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। 4 टैग्स हैं इसके अंदर, HTML का टैग है, हेड का टैग है, टाइटल टैग और बॉडी टैग है। जो टैग ऑन हो रहा है उसकी क्लोजिंग भी हो रही है। HTML के अंदर सारे टैग आएंगे, HTML के फौरन बाद हेड आता है, हेड के फौरन बाद टाइटल आता है, टाइटल के फौरन बाद हेड क्लोज होता है और बॉडी स्टार्ट हो जाती है, और फिर बॉडी के क्लोज HTML। अब यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे और इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करनी है, मैं इसको बता रहा हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर दे। ये पीछे हमारे पास डेस्कटॉप है, इसका मैं नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। अब मैंने डॉट डाला और HTML लिखा है। अगर मैं ये .html ना लिखता तो क्या होता कि ये .txt फाइल बन जाती, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बन जाती, हमारी वेबसाइट ना बनती। इसलिए मैंने .html लिखा है। अब इसको मैं जब सेव करूंगा तो ये हमारे ब्राउज़र की फाइल बन जाएगी, वेबसाइट बन जाएगी ये वाली। जैसे आपने देखा पहले मैंने फाइल सेव की तो वो इस तरह की थी, अब ये ब्राउज़र की फाइल है। ब्राउज़र क्या चीज़ होता है? जिसके अंदर वेबसाइट ओपन होती है। वो आपका गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है। अभी ये मेरा ओपेरा नाम है इसका, वो वाला ब्राउज़र सेट है, तो इसलिए ये ब्राउज़र की फाइल बन गई। अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये खाली है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब देखें, ये इस कोडिंग को हम बैकएंड बोलेंगे, ये कोडिंग बैकएंड है, और जो ये चीज़ है ये फ्रंट एंड है।
यानी कि फ्रंट पे जो चीज़ नज़र आ रही है फ्रंट एंड, और जो पीछे वर्क कर रही है उसको बैक एंड। अभी ये खाली है, इसमें कोई चीज़ डाली नहीं है हमने सिवाय ये टाइटल के। ये लफ्ज़ जो है माई साइट, ये आपको इधर नज़र आ रहे हैं। ये टाइटल का मतलब क्या होता है? नाम। ये हमने वेबसाइट का नाम दिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। इसको मैंने सेव किया। अब मैं जो भी इसमें तब्दीली करते हैं कंट्रोल एस से सेव करना है उसको। अगर सेव नहीं करेंगे तो वो उधर अप्लाई नहीं होगी। अब सेव किया मैंने, इधर आके रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखें ऊपर वेलकम टू माई वेबसाइट लिखा है। अब मैं बॉडी की तरफ आता हूँ। एक चीज़ सिर्फ आज करते हैं हम, H1 वेलकम टू माई वेबसाइट, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। H1 को मैंने क्लोज किया, ये मैंने H1 स्टार्ट किया, H1 क्लोज किया। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यानी फाइल सेव होगी, और इधर आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये लफ्ज़ मेरे बॉडी में शो हो गया। ये पूरी बॉडी है वाइट कलर की, और जो मैंने बॉडी में डाला है वो बॉडी में शो हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट किया कि देखें जो हमने टैग बनाए हैं वो इधर टैग कहीं भी शो नहीं हो रहे, वो पीछे ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो टैग के अलावा लफ्ज़ डाला है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे वेलकम टू माई वेबसाइट लिखा है वो इधर शो हो रहा है। एंटर करूंगा, दोबारा H2 लिखता हूँ, इसमें भी मैं सेम ही लफ्ज़ लिखता हूँ और H2 को क्लोज कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करना है, ये शिफ्ट करिए। ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको कर्सर बोलते हैं। ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको कर्सर बोलते हैं। शिफ्ट का बटन दबा कर रखना है और एरो की से मैं ऊपर वाला एरो की दबाता हूँ तो ये लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल C से कॉपी हो गए। अब मेरा कर्सर इधर लाना है मैंने और कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है, फिर कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ तो वही लाइनें दोबारा पेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ये मैं 4 कर देता हूँ। इसी तरह इधर 5 है और इधर 6 है। इधर भी हम क्लोजिंग कर लेते हैं सेम, और इधर 4 3। इसको कंट्रोल S से सेव किया और इधर आके हम रिफ्रेश करेंगे तो ये तरतीब से डिस्प्ले हो गए। H1 का साइज सबसे ज़्यादा है, H6 का साइज सबसे कम है, और ये जो टैग है H1 से लेके H6 तक ये हेडिंग के टैग कहलाते हैं। हेडिंग क्या चीज़ होती है? हेडिंग किसी चीज़ के बारे में होती है। जैसे कि अब ये माइक का नाम लिखा है, ये इसकी हेडिंग है। आप मुख्तलिफ बुक में पैराग्राफ इंग्लिश का पढ़ें या उर्दू का पढ़ें, उनके ऊपर हेडिंग लिखी होती है पैराग्राफ की कि ये फ़लाँ चीज़ के बारे में अब नीचे बताया जा रहा है। तो HTML के अंदर या वेबसाइट के अंदर आप किसी पिक्चर के बारे में बताएंगे तो पहले उसकी हेडिंग लगाएंगे। आप कोई पैराग्राफ लगाएंगे तो उसकी पहले हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग के टैग 6 तक इस्तेमाल होते हैं। आप इनके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, और जो मोस्टली हम यूज़ करेंगे वो पहले 3 टैग हैं, H1 से लेके H3 तक। बाकी 4, 5, 6 नहीं इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। लेकिन अगर H7 में डालता हूँ तो वो हेडिंग का टैग नहीं है। यहाँ पे मैं H7 डाल देता हूँ। ये याद रखना है कि हेडिंग के टैग 6 है, 7 नहीं है, या उससे ज़्यादा 8 नहीं है, कुछ और भी नहीं है, 6 तक ही। हाँ जी, H1 से लेके H6 तक। अब ये देखिए उन तरतीब से डिफरेंट है। ये तरतीब अगर H7 टैग होता तो ये उससे छोटा होता मजीद, लेकिन ये नॉर्मल टेक्स्ट है। आखिरी चीज़ बता दूं, एट्रीब्यूट जो हमने बॉडी में डाला था, BG कलर इज इक्वल टू ब्लैक। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखें पूरी बॉडी ब्लैक होगी, क्योंकि हमने बॉडी का एट्रीब्यूट दे दिया, उसका कलर बैकग्राउंड बता दिए। इसी तरह टेक्स्ट इज इक्वल टू येलो, इसको सेव किया तो यहाँ पे ये येलो कलर अप्लाई करूँ। इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँ मैं कोई और डाल दूँ, रेड डाल देता हूँ। इसको सेव किया तो ये रेड हो जाएगा। ये आज का लेक्चर था, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अब ये चीज़ आप कैसे सीखेंगे। अगर आप उस चीज़ पे अमल कर लेंगे तो ये चीज़ आप सीख जाएंगे, अदरवाइज ये नहीं सीखेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कॉपी पेंसिल लेनी है, और जैसे मैंने नोट पैड में ये लिखा है सेम एज इट इज़ कॉपी के ऊपर ये लिखेंगे आप। और ये जो अंदर लफ्ज़ है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने टैग लिखने हैं, एट्रीब्यूट लिखने हैं। इनकी जगह पे आप लाइन लगा दें और इसको फिर कॉपी से देख के 3 या 4 दफ़ा देख के करना है, फिर उसके बाद ज़बानी ट्राई करना है।
तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा, कोई ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ताकि आपको इजीली आ जाए। और मैक्सिमम हमारे 4 लेक्चर होंगे HTML के, और ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसके बाद जैसे CSS में जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको उसमें मज़ा आएगा, इसलिए इसको थोड़ी सी तवज्जो करनी है।